गुड आफ्टरनून बच्चों। तो मंथन एनटीएस मंथन 7 में हम लोग 20 क्वेश्चन का एक पार्ट 1 और 10 क्वेश्चन का एक पार्ट 2 कर चुके थे और हम लोग 10 क्वेश्चन पार्ट 3 और करेंगे, 40 क्वेश्चन हो जाएंगे और उसके बाद पार्ट 4 में हम लोग 10 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना। तो 30 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करा दिए हैं, सोल्यूशन दे दिया है, वो अभी बिल्कुल मेरा ये वीडियो बनते बनते वो अपलोड हो जाएगा। आप लोग उसको तब तक देखेंगे, तब तक हम इसको बना के तैयार कर देंगे। आइए देर ना करते हुए तुरंत काम शुरू किया जाए, क्योंकि टाइम की बहुत वैल्यू है। आपके पास भी कम है, मेरे पास भी कम है। ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन, ये थ्योरी का क्वेश्चन है। किसी भी वायर की जो टूटने की लिमिट होती है वो उसके मटेरियल पे डिपेंड करती है, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा लोग समझते हैं कि टूटने की जो लिमिट होती है वो लंबाई और क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करती है, लेकिन असल में कोई भी वायर जो टूटता है वो अपने स्ट्रेंथ की वजह से टूटता है। यानी कि जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो केवल पदार्थ के अपने निजी गुणों पर डिपेंड करती है, यानी कि पदार्थ के नेचर पे डिपेंड करती है। तो मटेरियल ऑफ वायर ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये थ्योरी क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं था। इसमें कहा गया है कि विद इन द हुक्स लिमिट, हुक्स लिमिट कहती है कि जब तक वायर तार की तरह खिंचने ना लगे, बहने ना लगे, उसे कहते हैं विद इन द इलास्टिक लिमिट। और विद इन द इलास्टिक लिमिट जो होता है वो जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि स्ट्रेस जितना ज्यादा होगा स्ट्रेन भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। स्ट्रेन यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और स्ट्रेस मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी कि जो एलोंगेशन है वो लगाए गए फोर्स यानी कि लोड, लोड किसे कहते हैं बताओ? इलास्टिसिटी में लोड किसे कहते हैं? वो फैक्टर जो किसी तार को खींचने के लिए जिम्मेदार होता है, उसको उसकी लंबाई को बढ़वाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसे लोड कहते हैं। तो फोर्स यानी कि लोड, इसका मतलब ये होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, जिसको इंपॉर्टेंट बोलते जाएं उसको समझते जाएगा। और अभी हम 1 घंटे के अंदर एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें मंथन 1 से लेके मंथन 7 तक जितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको एक बार फिर से अटेम्प्ट कर लेने चाहिए, एक बार फिर से उन्हें सॉल्व कर लेना चाहिए। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मंथन 1 से लेके मंथन 7 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हर पेपर के फिजिक्स में, वो हम उनके नंबर आपको बोलेंगे और वो नंबर आप नोट कर लीजिएगा और उन क्वेश्चन को जरूर 2-3 बार रिवाइज करिएगा। आपके एग्जाम में वैसा क्वेश्चन आने की संभावना है। इलास्टिक लिमिट ऑफ ब्रॉस 379 मेगा पास्कल। What should be the minimum diameter of brass rod? ब्रॉस रॉड का डायमीटर कम से कम कितना हो कि ये 400 न्यूटन का लोड सह सके विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो मैं आपको बताऊं, जो इलास्टिक लिमिट होती है यानी कि ब्रेकिंग स्ट्रेस, जो कि मैक्सिमम फोर्स पर यूनिट एरिया होगा और मैक्सिमम फोर्स और किसी तार का एरिया पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई डी स्क्वायर बाई 4 डायमीटर के फॉर्म में हम आंसर निकाल रहे हैं। 4 इंटू मैक्सिमम लोड अपॉन पाई डी स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमको वैल्यूज पुट करनी है। डायमीटर यहाँ पर द मिनिमम डायमीटर ऑफ ब्रॉस, तो डायमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू मैक्सिमम लोड अपॉन पाई विद मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेस। अब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यूज पुट कर देनी है। 400 न्यूटन का लोड हम सहवाना चाहते हैं। 3.14 इंटू सिग्मा मैक्सिमम, सिग्मा मैक्सिमम ये देखिए पास्कल में है। सिग्मा यानी कि स्ट्रेस, जो कि फोर्स पर यूनिट एरिया, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम लोग कहते हैं पास्कल। तो पास्कल में ही सिग्मा दिया हुआ है। 379 इंटू मेगा पास्कल है इंटू 10⁻⁶ करेंगे
इससे आपको डायमीटर का स्क्वायर मिल जाएगा और उसके बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये आपका जो रिजल्ट आएगा वो 1.36 इंटू 10⁻³ आना चाहिए। एक सेकेंड मैं आपको बता रहा हूँ। 1.15 इंटू 10⁻³ ये जो रिजल्ट आ रहा है वो 1.36 इंटू 10⁻⁻6 है। इसका हम रूट लेंगे तो 1.15 इंटू 10⁻³ ये मीटर में आ रहा है और इसका मतलब ये हुआ कि 1.15 इंटू 10⁻³ मीटर यानी कि 1.15 मिलीमीटर। तो आपका ये रिजल्ट आ रहा है, ये अप्रॉक्सीमेट में जा रहा है। अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन ये देखिए सी सही होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस मैथोलॉजी को देखिए ध्यान से, तैयार करिए। कॉपर वायर ऑफ लेंथ 3.2 मीटर, स्टील वायर ऑफ लेंथ 1.6 मीटर। दो वायर्स हैं, एक कॉपर का और दूसरा स्टील का। इनको एक दूसरे के साथ एंड टू एंड लगाया गया है। एक की लंबाई है 3.2 मीटर और एक की लंबाई है 1.6 मीटर। क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है और दोनों के यंग मॉडुलस भी दिए हुए हैं। इसका यंग मॉडुलस दिया है, इसका यंग मॉडुलस भी दिया हुआ है। हाँ, दोनों ही दिए हुए हैं, ठीक है ना। और हमें लोड की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो लोड आप देख रहे हैं, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। लोड जिसको हम लोग वेट या mg भी कहते हैं, हमें लोड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो दो वायर हैं, ये जो सीरीज में लटके हुए हैं, तो इन दोनों में अपना अपना टेंशन डेवलप होगा। ये देखिए, ये टेंशन और ये रहा लोड। और क्योंकि लोड रुका हुआ है तो जो टेंशन यहाँ पर होगा वही टेंशन यहाँ पे होगा और टी की वैल्यू जो होगी वो लोड के बराबर होगी, यानी कि एफ के बराबर होगी, ठीक है ना। तो आइए, टोटल चेंज इन लेंथ इसमें दिया हुआ है, नेट एलोंगेशन दोनों में मिलाकर 1.3 मिलीमीटर है। आइए पहले, हाँ, और हमें लोड की वैल्यू यानी कि टेंशन की वैल्यू फाइंड करनी है। यंग मॉडुलस इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि FL अपॉन A डेल्टा L। इस तरीके से, हाँ, FL अपॉन A डेल्टा L। तो डेल्टा L इज इक्वल टू हो गया FL अपॉन YA। ये फॉर्मूला हमारा हो गया चेंज इन लेंथ का। अब दो वायर्स होने की वजह से जो टोटल चेंज इन लेंथ होगा वो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 होगा। डेल्टा L1 की जगह पर, हाँ, फोर्स को हम लोग लोड भी लिख सकते हैं, लोड को हम लोग टेंशन भी लिख सकते हैं, YA। टेंशन दोनों वायर में सेम होगा, तो T L1 अपॉन Y1A प्लस T L2 अपॉन Y2A। तो क्या कॉमन आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा T बाई A, कॉमन आ जाएगा और L1 Y1 का मान रख देंगे और L2 Y2 का मान रख देंगे और यहाँ पर टोटल चेंज इन लेंथ को रख देंगे। ध्यान रखेंगे ये मिलीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ का मल्टीप्लाई करके। ये मीटर में, ये मीटर में, ये भी SI में, ये भी SI में है। T हमको निकालना है, A मिलीमीटर स्क्वायर में है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा फोर्थ। हाँ जी, ये फोर्थ रिजल्ट आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन का तरीका मैंने पूरा बता दिया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। 3 इक्वल मासेस ऑफ 5 kg, तीनों का मास 5 kg है। क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है तार का, यंग मॉडुलस दिया हुआ है तार का। इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं है। द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन द वायर्स, दोनों वायर में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फाइंड करना है। तो स्ट्रेन फाइंड करने के लिए हमको टेंशन फाइंड करना पड़ेगा। टेंशन फाइंड करना ही पड़ेगा, बिना टेंशन के तो स्ट्रेन निकल नहीं पाएगा। स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो हमें टेंशन फाइंड करना होगा। टेंशन के लिए हमको पहले एक्सीलरेशन फाइंड करना होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की मदद से।
पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लीजिए। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू खींचने वाला फोर्स माइनस खींचने से रोकने वाला फोर्स, तो mg है खींचने वाला, कोई रोकने वाला है नहीं, अपॉन सिस्टम का टोटल मास, यानी कि हो गया g/3 यानी कि 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। अब मुझे टेंशन फाइंड करना है। माना कि यहाँ पे टेंशन T1 है और यहाँ पे टेंशन T2 है, तो आइए T1 को फाइंड करेंगे। तो T1 इज इक्वल टू MA, हाँ इसको खींचेगा तो T1 बराबर MA यानी कि 5 इंटू 10/3, तो T1 इज इक्वल टू आ गया 50/3 न्यूटन। इसी प्रकार से हमको T2 भी फाइंड कर लेना चाहिए। तो mg माइनस T2, क्योंकि यहाँ देखें तो mg बड़ा और T2 छोटा होगा, तो mg माइनस T2 इज इक्वल टू MA। सो वी कैन से दैट T2 इज इक्वल टू mg माइनस MA। mg यानी कि 50 माइनस 5 और ये 10/3 यानी कि 50 माइनस 150/3। T2 की वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं। सो वी गेट T2 इज इक्वल टू 100/3। T1 और T2 फाइंड करने के बाद हम समझते हैं कि हम स्ट्रेस निकाल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन हमको फाइंड करनी है दोनों तारों में। सो स्ट्रेन का फॉर्मूला हम लोगों ने बना लिया, स्ट्रेन का फॉर्मूला बना लिया, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस। तो तार ए के लिए, हाँ तार ए के लिए स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस यानी कि T/A, ठीक है ना। T की वैल्यू रखिए, T1 की वैल्यू रखिए। T1 कितना निकला ये देखिए 50/3, y की वैल्यू 2 इंटू 10⁻11 और क्रॉस सेक्शन एरिया 0.022 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। सो वी गेट 50/6 आ गया और 10⁻11 और 10⁻⁻7, तो ये आ गया 50/12 इंटू 10⁻⁻4। -7 कैसे आया, क्योंकि ये -4 है और ये माइनस का 3, तो -7 आ गया। 11 और -7 कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है ना, यानी कि 25/6। यंग मॉडुलस कितना दिया हुआ है, T1 है 50/3, T1 है, हाँ ठीक है 50/3, 2 इंटू 11 इतना 25/6 इंटू 10⁻⁴, ये आ गया आपका 4 समथिंग, है ना। 4 ए में 4 इंटू 10⁻⁻4, यहाँ पर प्लस है, +4 ऊपर जाकर आएगा -4, तो ये अप्रोक्सीमेटली में चला गया 4 इंटू 10⁻⁻4। इसी प्रकार से जब हम बी के लिए बात करेंगे तो ध्यान दीजिए, स्ट्रेन इज इक्वल टू टेंशन अपॉन एरिया। स्ट्रेन का मतलब होता है, स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स यानी कि लोड अपॉन एरिया, यानी कि T1/A, यहाँ पर T2/A होगा। अब क्योंकि T2 की वैल्यू T1 से डबल है तो आंसर भी डबल हो जाएगा। तो अरे भैया क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर T1/A है, यहाँ पर T2/A है और T2 की वैल्यू T1 से डबल है तो आंसर भी डबल हो जाएगा। तो ये आएगा 8 इंटू 10⁻⁻4, यानी कि इस ऑप्शन में 3 सेकंड और थर्ड दोनों सही होंगे, तो आंसर होगा 4। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। अगर 2 तार ना होते, जबकि सिर्फ एक ही तार का क्वेश्चन होता, तो ये सवाल एकदम आने लायक क्वेश्चन होता। हमने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर दोनों तारों को लेकर आपको सवाल को टेस्ट में दिया है। क्यूब जिसको प्रेशर डालकर दबाया गया और इसकी हर साइड में 2% का चेंज हो गया, तो बल्क मॉडुलस फाइंड करना है। बल्क मॉडुलस फाइंड करने के लिए होता है स्ट्रेस अपॉन
वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन यानी कि डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी बाई वी स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये है वॉल्यूम स्ट्रेन डेल्टा वी बाई ई, तो इसको कहते हैं प्रेशर, प्रेशर चेंज डेल्टा वी बाई वी। तो ये वी ऊपर लिखा जा सकता है लेकिन उसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि हम यहीं पर वैल्यू रख देंगे। देखिए क्यूब में जो साइड्स हैं हमारी उनको 2% डिक्रीज किया गया है, तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब है, इसलिए डेल्टा वी बाई वी जो होगा वो 3 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए होगा। तो जो ए में परसेंटेज चेंज है वो 2% है। ये देखिए जब 2% को लिखा जाएगा तो फ्रैक्शनल चेंज में कैसे लिखा जाएगा, 2%, ठीक है ना, 2%। तो ये हो गया 3/50, ये हो गया फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, जैसे हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेन भी कह सकते हैं। अब केवल वैल्यू पुट करना बाकी है और तो सवाल में है नहीं। 4 × 10⁴ अपॉन 3/50 यानी कि ये हो गया 200/3 × 10⁴ यानी कि 66.6 × 10⁴ देखते जाइएगा, तो 6.67 × 10⁵ राउंड ऑफ कर दिया है तो 7 कर दिया है। सवाल ये बेहद आसान, अभी तक जो भी अच्छे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं उनमें ये अच्छे क्वेश्चंस में से माना जाएगा, क्योंकि आपका मामला यहाँ पे आके फंसेगा, यहाँ पे फंसेगा। और साइड लेंथ में होने वाली परसेंटेज चेंज हमको दी गई है, साइड लेंथ में होने वाली परसेंटेज चेंज से हमने वॉल्यूम में होने वाला परसेंटेज चेंज निकाला और इससे क्वेश्चन को हमने वहां पर वैल्यू रख के सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। पॉइजन्स रेशियो दिया हुआ है, इफ अ फोर्स इज अप्लाइड टू वायर of this material there is a decrease in cross section area by 3%, cross section area में 3% का डिक्रीज हो गया। the percentage increase in length, length में कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा ये हमको फाइंड करना है। और इन्होंने कहा है कि डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शन एरिया इज गिवन बाय 3%। आइए मैं आपको हिंट करता हूँ सवाल कैसे सॉल्व होगा। पॉइजन्स रेशियो बराबर होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, हमें यही फाइंड करना है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को परसेंटेज में निकाल के हमको यहाँ पर रखना है। आइए इस फॉर्मूले का प्रयोग हम कैसे करें। इसमें हमको डेल्टा आर बाई आर चाहिए, तो आपको ये मालूम है कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो πr² होगा, यानी कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। तो जो r जो होगा वो a⁴ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, इसलिए r में होने वाला फ्रैक्शनल चेंज 1/2 a में होने वाला फ्रैक्शनल चेंज होगा। ये सब आपको मालूम ही होगा मेथड क्या होता है। 1/2 और ये है आपका 3%, तो ये आपका बन गया 3/200। इसका मान आपको सिर्फ रखना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ रखना है 0.8 और ये आपको रखना है डेल्टा आर बाई आर बराबर 3/200 और डेल्टा एल बाई एल आपको मिल जाएगा। सो डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू 3/200 इंटू 0.8, तो ये हो गया 30/1600। ये फ्रैक्शनल चेंज है, परसेंटेज चेंज, फ्रैक्शनल चेंज से परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, तो जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30/16 बन जाएगा, यानी कि 15/8 बन जाएगा, यानी कि 1.8 समथिंग के आसपास परसेंटेज चेंज आएगा। सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, और अगर इस क्वेश्चन में किसी ने ये स्टेप नहीं समझा तो आगे वो काम नहीं कर पाएगा। इस क्वेश्चन को महत्वपूर्ण मानिए, बहुत इंपॉर्टेंट। मटेरियल हैज पॉइजन्स रेशियो 0.5, यूनिफॉर्म रॉड सफर्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इतना, देन परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। एक रॉड है जिसको खींचा गया,
और खींचकर इसमें लंबाई को बढ़ा दिया गया, लंबाई को बढ़ाया गया लेकिन रेडियस उसी अनुपात में कम हो गया, तो चेंज इन वॉल्यूम पूछा गया है। आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, खींचने से वॉल्यूम चेंज नहीं होता, खींचने से लंबाई चेंज होती है, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होता है, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होता। इसलिए डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू 0, तो परसेंटेज चेंज भी 0 होगा। बहुत अच्छा सवाल है, कुछ लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे और उनका टाइम खराब हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो पिछले सवालों में आंसर 0 क्यों नहीं आया? क्योंकि आप भूल रहे हैं कि पिछले सवालों में क्रॉस सेक्शन का चेंज दिया था और लेंथ का चेंज पूछा था, किसी में रेडियस का चेंज दिया था और लेंथ का चेंज पूछा था, लेकिन इस सवाल में क्रॉस सेक्शन और लेंथ नहीं बल्कि वॉल्यूम का परसेंटेज चेंज पूछा है। और जब हम किसी रॉड को या किसी तार को खींचते हैं तो उसकी लंबाई में इंक्रीमेंट हो सकता है, परसेंटेज चेंज हो सकता है, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया में, उसकी क्रॉस सेक्शन रेडियस में परसेंटेज चेंज और चेंज हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए परसेंटेज चेंज या फ्रैक्शन चेंज भी नहीं होगा। क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील वायर 2 मीटर लेंथ स्ट्रेच्ड, खींचा गया। देखो चेंज इन लेंथ दिया हुआ है, ओरिजिनल लेंथ दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, अरे यंग मॉडुलस भी दिया हुआ है, देन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर पूछा गया है। तो उसके लिए पहले हम लोड की वैल्यू निकालेंगे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन डेल्टा L बाई L, सो दिस बिकम FL अपॉन चलो ठीक है, FL अपॉन A डेल्टा L। तो यहां से लोड आ रहा है हमारा, यही लिखा रहने दो भाई, यही है, क्या जरूरी है कि वहां लिखना है। तो F इज इक्वल टू हो गया YA और चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। पहले आप लोड निकाल लीजिए, 2 इंटू 10 टू द पावर 11 और क्रॉस सेक्शन एरिया 2 मिलीमीटर का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कर लीजिए भाई, ठीक है ना, क्योंकि मिलीमीटर का स्क्वायर को हमें मीटर के स्क्वायर में लिखना चाहिए। और ये है 4 मिलीमीटर को हमने कन्वर्ट किया मीटर में, और ये है 2 मीटर। 2 को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, वो मीटर में दिया हुआ है, लेकिन स्ट्रेच्ड लेंथ, चेंज इन लेंथ मिलीमीटर में दिया, उसको मीटर में कन्वर्ट करना बेहद जरूरी है। यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और ये हो जाएगा 4 गुणे 2 8 इंटू 10 टू द पावर 11 और इंटू 10 टू द पावर -9, सो वी गेट 8 इंटू 10 टू द पावर 2 न्यूटन। ये लोड आ चुका है और लोड आने के बाद हम निकाल सकते हैं स्टोर्ड एनर्जी इन द वायर 1/2 लोड इंटू एलोंगेशन, तो 1/2 लोड इज 8 इंटू 10 टू द पावर कितना है भैया 2, और एलोंगेशन है 4 मिलीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो ये आ गया आपका 16 इंटू 10 टू द पावर -1, यानी कि 1.6 जूल। बहुत ही बढ़िया। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उनमें से अच्छे क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन एक माना जाएगा। भाई देखिए ऐसा नहीं होता कि ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन में से एक है। कोई एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा नहीं होता है, एक चैप्टर में 12-15 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बड़े अच्छे माने जाते हैं, और ये क्वेश्चन उन्हीं में से एक क्वेश्चन माना जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए खींचे हुए तार की पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी दोनों के फॉर्मूले ध्यान करिए, पोटेंशियल एनर्जी के भी और पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अपने नोट्स उठा के इस आर्टिकल के फॉर्मूले जरूर देख लीजिए, नहीं तो ऐसे सवालों को करने में दिक्कत होगी। प्रेशर एट द डेप्थ 1/3 ऑफ डेप्थ। ओके, बैरोमीटर की रीडिंग 10 मीटर है। बैरोमीटर में जो रीडिंग हाइट होती है वो एक्चुअली एटमॉस्फेयर प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आप, ये बेहद अच्छा सवाल है।
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इसको हम मानते हैं हमेशा से। किसी लेक में बॉटम का प्रेशर दिया है और कहीं बीच का प्रेशर दिया है। देखिए बॉटम में जो प्रेशर होता है उसको हम P1 मान रहे हैं और यहाँ पर जो प्रेशर होता है उसको हम P2 मान रहे हैं। झील की गहराई को हम पूरा H मान रहे हैं और इस गहराई को हम लोग h/3 जैसा कि सवाल में कहा गया है। और यहाँ पर देखिए खुला आसमान होता है, खुली जगह होती है, यहाँ पर हवा का दबाव जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं वो लग रहा होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है। ऐसा इन सवालों को हम हमेशा से अच्छा मानते हैं। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, साफ साफ कहा जा रहा है कि जो P2 है वो P1 का आधा है। आप P2 P1 का आधा है, P2 P1 का हाफ है, ये सवाल में कहा गया है। P2 आप कैसे लिखेंगे? P0 प्लस H की जगह पर h/3 dg और P1 आप कैसे लिखेंगे? P0 प्लस H dg। प्रेशर लिखने का तरीका पता ही होगा आपको। कभी प्रेशर लिखते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसमें जोड़ के लिखते हैं, क्योंकि ये जो लेक है वो हवा में खुली हुई है, झील कभी बंद नहीं होती है। जबकि कोई कंटेनर में अगर पानी भरा हो, बाल्टी में पानी भरा हो तो खुला हुआ होगा तो P0 लगाएंगे, और अगर ढक्कन से बंद होगा तो P0 नहीं लगाएंगे, क्योंकि ढक्कन से बंद होगा तो हवा का दबाव अंदर नहीं बनेगा और झील में कोई ढक्कन नहीं होता, इसलिए P0 लगा के ही सवाल को सॉल्व करना चाहिए। तो P0 प्लस 1/3 h dg। हमें झील की गहराई h निकालनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। P0/2 और ये है हाफ h dg। इस तरीके से P0 माइनस P0/2 इज इक्वल टू h dg/2 माइनस h dg/3। ओके, तो ये हो गया P0/2। P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये हो गया h dg/6, ठीक है ना। P0 क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर h dg और /2 इज इक्वल टू h dg/6। तो ये डेंसिटी और g तो कैंसिल हो गया और ये दिया है 10। हाँ, बैरोमीटर की हाइट 10 दी हुई है, बैरोमीटर में लिक्विड की हाइट 10 दी हुई है, तो 10/2 h/6। तो झील की गहराई हो गई 60/2 और 60/2 यानी कि 30 मीटर। बहुत ही बढ़िया। इस सवाल को भी हम अच्छे सवालों में से एक सवाल मानते हैं। तो ये आपका NTS मंथन 7 के पूरे 40 क्वेश्चन का सलूशन, एक क्वेश्चन का सलूशन आपको मैंने बता दिया है। और अब बचे हैं 41 से लेकर 50 तक। अगले वीडियो में आपको ये मिल जाएंगे। थैंक यू।